अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई मार इरफान। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आइंदा जो हम वीडियो बनाएंगे वो इंशाल्लाह हम डंकी के ऊपर बनाएंगे। आपको डंकी की मुश्किलात आपके साथ शेयर करेंगे, कौन सी मुश्किलात आपको डंकी लगाने में फेस करना पड़ सकती हैं और कौन सी मुश्किलात होती हैं और उनका आपके साथ सामना हो सकता है। इसी सिलसिले में हमने हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं भाई मुस्तफ़ा, इनको हमने आज अपने पास बुलाया है। सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे पास आए। शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। जी बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया आपके पास। जी दोस्तों, आज से मैं बता दूं कि आज से तकरीबन 2.5 साल पहले भाई मुस्तफ़ा डंकी लगा के इराक पहुंचे थे। तमाम तर तफसीलात इनसे जमा करते हैं कि इनको डंकी के दौरान कौन सी मुश्किलात आई। सबसे पहले भाई मुस्तफ़ा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता था कि आप डंकी लगा रहे हैं? जी शुरू में नहीं पता था, लेकिन जब मैंने अपने कागजात और कुछ पैसे जमा करवा लिए हैं तो उस वक्त मुझे एजेंट से आइडिया हो गया था कि आपका वीज़ा आगे नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऐसे जाना पड़े। हम थोड़ा सा आपको साइड पे चलाएंगे और उसके बाद हम ऐसे ही मतलब आपको पहुंचा देंगे, आपके वहाँ तक पहुंचाने की हमारी गारंटी है। ऐसे ही होता है दोस्तों अमूमन ज़्यादातर कि आपसे ये बोलते हैं कि आप ईरान लेकर जाएंगे, वहाँ जाकर आपको वीज़ा देंगे। जब आप ईरान पहुँचते हैं ना तो वहाँ पे आपको मजबूर करते हैं कि आप डंकी लगाएं, क्योंकि आप वहाँ आ चुके होते हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होते, तो मजबूरन आप डंकी लगाते हैं। अच्छा, इसमें डंकी जब आपने लगाई थी तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है, आपके कितने पैसे लगे थे? मेरा 1,70,000 रुपये लगा था इरफान भाई, तो उसके अलावा मेरा खाने पीने का खर्चा मेरा अपना। जी दोस्तों, ये 2.5 साल पहले की बात थी, थोड़े पैसे लगे थे 1,70,000 तकरीबन। अब 3-3.5 लाख रुपए जो एजेंट है वो आपसे लेता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यानी पहले वाली जो डंकी थी उसका और आज की डंकी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी हम भाई मुस्तफ़ा से सवाल करेंगे कि डंकी में किस तरह से वो ईरान पहुँचे और फिर ईरान में कितने दिन गुजारे उन्होंने और डंकी की क्या सूरत हाल थी और इराक में वो कितने दिनों बाद पहुँचे। यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँगा कि मैं कभी डंकी को प्रमोट नहीं करता, कभी भी मैं डंकी को सपोर्ट नहीं करता। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यार बचें डंकी से, कोई फ़ायदा नहीं है, सरासर नुकसान है आपका। और अल्लाह ना करे वो आपके साथ कुछ ऐसा हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि इतने दुश्वार गुजार वो रास्ते होते हैं कि आपका अंदाज़ा भी नहीं है। अल्लाह ना करे आप किसी मजदूरी में भी जा सकते हैं और किसी मतलब बड़े साने से भी गुजर सकते हैं। जी भाई दोस्तों, पहले आप ये बताएं कि आप किस रास्ते से ईरान एंटर हुए थे, क्योंकि अमूमन जो तेहरान और जो रमदान और तफ्तान, क्वेटा वाला और ग्वादर वाला 2 बॉर्डर एरियाज हैं जिनसे ईरान मतलब ट्रैवल करता है। आप किस बॉर्डर से पहुंचे? मैं इरफान भाई तफ्तान बॉर्डर से इंटर हुआ था और तफ्तान के बाद हम जैदान में आ गए थे। 2 दिन स्टे के बाद हम कुम पहुंचे, तो वहाँ पे हमने तकरीबन 12 से 13 दिन स्टे किया और उसके बाद हम ईरान के लिए आगे निकल गए। जब आप ईरान आए थे, ईरान में आपने कितने दिन गुजारे और जो आपको होटल या हम घर लिए होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर में लड़के होते हैं, वो कैसा था? मतलब अच्छा था, राइश अच्छी थी? जब तक हम कुम में रहे थे इरफान भाई, वहाँ पे हमें बड़ा अच्छा होटल मिला, उन्होंने कमरा लेके दिया हुआ था, वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत थी, खाना तो अपना ही था जो हम मर्जी खाते थे वहाँ पे। तो उसके बाद जैसे जैसे हम आगे की तरफ निकल रहे थे वहाँ से हालात बदलते गए। अच्छा, ये ईरान में आपने तकरीबन कितने दिन स्टे किया था? 13 दिन हमने स्टे किया था ईरान में और कुम में, और कुम के बाद हम 4 से 6 दिन हमारे लग गए थे वहाँ पे। मेहरान उनका शहर है एक, वहाँ पे मेहरान में। अच्छा, तकरीबन 20 दिन गुजारे थे उन्होंने ईरान में, क्योंकि होता क्या है कि एजेंटों के आगे राब्ते होते हैं, उनका एक प्रोसीजर होता है, जब रास्ता क्लियर होता है तो उस सूरत में वो गेम शुरू करते हैं। अच्छा, ये आपका ईरान का सफ़र, ईरान से आगे जब इराक, आपको कितने दिन उन्होंने डंकी लगाई, क्या क्या मुश्किलात आई? शॉर्ट बता दें क्योंकि वीडियो का लंबा भी नहीं करना चाहते, वीडियो को शॉर्ट जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो क्या क्या मुश्किलात आपको आई और कितने दिन आपने सफ़र किया? इरफान भाई, वहाँ से आगे तो हमारा सफ़र मुश्किलात का ही शुरू था। हमने तकरीबन मुसलसल जो है ना 3 रातें खुले आसमान के नीचे गुजारी। दिसंबर की सर्दी ठंडी हुई रातों के अंदर हमने गुजारी, और उसके बाद जो है दिन को हम झाड़ियों में और इसी तरह गुजारते थे। 3 दिन हमें मुसलसल लगे इराक के बॉर्डर बसरा के करीब पहुँचने तक हमें। 3 दिन आपने सफ़र किया पैदल। दिन कौन से थे, मतलब मौसम कौन सा? ये दिसंबर था और दिसंबर की 24-25 डेट थी और जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है वो था, और उसमें हम पानियों में से भी गुजरे, सहराओं में से भी गुजरे
और बहुत ही मुश्किल दुश्वार रास्ते और 3 दिन बगैर खाना, बगैर पानी, बगैर किसी चीज़ के हमने गुजारे वहाँ पे। पाकिस्तान का मौसम यकीनन आप लोगों को पता है कि किस तरह का होता है। दिसंबर में ख़ुसूसन बहुत ही ज़्यादा धुंध और सर्दी होती है, और ऐसा ही कुछ मौसम होता है इराक और ईरान में, बल्कि यहाँ से भी ज़्यादा होता है क्योंकि सहराई इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, और कई इलाकों में तो बर्फ़बारी भी इन दिनों में होती है। अच्छा, 3 दिन इन्होंने खुले आसमान में गुजारे, मुश्किलात देखी। फिर आगे जब आप इराक बॉर्डर एरिया में पहुँचे, सेफ पे आप उन्होंने कितने दिन रखा। उसके अलावा क्योंकि हम ज़रा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, वीडियो को जल्दी ख़त्म करेंगे, शॉर्ट आपने नाज़रीन तक बातें पहुँचाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों को इतराज़ होता है कि वीडियो लंबी है। तो थोड़ा सा ये बताएं कितने दिन सेफ इराक सेफ पे आप खैर है इससे पहुँच गए। जब हम इराक सेफ पे पहुँचे हैं तो उसके बाद उन्होंने हमें मतलब आगे जहाँ पे हमारा बगदाद तक का उनसे बात थी, और बगदाद में उन्होंने पहुँचाना था हमें, तो वहाँ से हमें उन्होंने डंपर में, जो मिट्टी वाला डंपर होता है उसमें उन्होंने हमें बिठाया है, और रात को यहाँ पे बगदाद में उन्होंने हमें रोड के ऊपर ही छोड़ के रात कितने बजे? सुबह 4 बजे का टाइम था, रात को 6 बजे वहाँ से चले थे। तो उसी सर्दी में तकरीबन 12 से 13 घंटे आपने सफ़र किया। यकीन माने कि इन 12 से 13 घंटे में आप ना तो वॉशरूम जा सकते हैं, ना कहीं उनकी ब्रेक होती है कि आपको कुछ खाने को दें, कुछ पीने को दें। ये जो 13 से 14 3 दिन पिछले भूखे प्यासे आपने गुजारे, सेफ पे आए, थोड़ा बहुत खाना पीना आपको देते हैं, पानी वगैरह देते हैं, और फिर जो आगे वाला सफ़र होता है, यानी आप कह सकते हैं कि इतनी सख्त ये डंकी होती है कि मुसलसल 3 से 4 दिन आपको भूखा प्यासा रखते हैं। ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम भूख प्यास से एक तो अधेड़ हो चुके थे और ऊपर से सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और जब वो हमें यहाँ पे छोड़ा है उन्होंने बगदाद में, तो हमें आगे केयर करने वाला भी कोई नहीं था, क्यों हमारे पास कोई सिम नहीं थी, किसी को कॉल नहीं कर पा रहे थे, अरबी भी नहीं आती थी, तो नई जगह थी, और वो हमें रोड पे छोड़ के चले गए थे। ये अल्लाह तवक्कुल थे कि हमने यहाँ पे सरवाइव कर लिया। तो मैं तो अपने रोड के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। तो इधर आप बता रहे हैं इमाम मूसा काज़म पे आपने नज़दीक है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट होती हैं, सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर क्या बना? जब हम वहाँ से मतलब एक टैक्सी लेके इमाम मूसा काज़म की तरफ जा रहे थे, ज़ियारत की तरफ, तो हमें एक पुलिस के जो चौकी है उन्होंने वहाँ पे रोका, और हमसे उन्होंने चेक किया। तो हमारे जो एजेंट था उसने हमारे पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर और एंट्री की मोहर लगवाई हुई थी, वो डुप्लीकेट थी, लेकिन वो 2 मंथ पीछे की थी, तो इसीलिए उन्होंने इतना गौर नहीं किया। उन्होंने मतलब सरसरी क्योंकि सुबह का टाइम था, उन्होंने जाने दिया आपको? जाने दिया। आगे हम जब इंटर कर गए अंदर, तो हमें सांस में सांस आई कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि होता है क्या है कि ये जो जाली स्टैंप और जाली वीज़ा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। ये तब मुश्किलात पैदा होती है जब कोई जो ये चेकिंग वाले, सच चेकिंग वाले होते हैं, जिनके पास कंप्यूटराइज डाटा होता है, उनको पता होता है कि ये बंदा लीगली इंटर हुआ है, इसके बाद जो वीज़ा है वो जेन्युइन है या 2 नंबर है। उस सूरत हाल में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि सुबह का टाइम था तो उन्होंने सरसरी से चेक किया और जाने दिया। आप खैर से पहुँच गए। जी, हम जब इंटर कर गए हैं इमाम मूसा काज़म, हम इंटर कर गए, तो हमने अंदर जाके एक होटल वाले के साथ मैंने गुफ्तगू की, उसको बताने की कोशिश की। हमें ज़बान तो आ नहीं रही, इशारों में उसको समझाया कि हमें इंटरनेट चाहिए या हमें पैसे चेंज करने हैं। तो वो कह रहा था कि इस टाइम तो आपको ना यहाँ पे कोई इंटरनेट मिलेगा और ना ही कोई पैसे चेंज करने वाला मिलेगा। लेकिन वो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, तो उसने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, हमें खाना भी दिया, और जबकि हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हमें कोई ऐसे देखता भी तो हमें पता चल जाता है। बात ये भी मतलब किस मसाइल में से गुजर के आए, ये क्या ये कर रहे थे या क्या, क्योंकि अमूमन इराक में जो हालात वो ख़ास तौर के ऊपर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा सख्त हैं। हकीकत बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये जो भाई मुस्तवा डंकी लगा के आए हैं, ये आज से 3 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले की बात है। लेकिन जो मौजूदा डंकी है ना, वो इंतहाई खतरनाक है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, सिक्योरिटी बड़ी सख्त है इन दिनों में आपके पास कोई चांस नहीं कि आप सेफली पहुँचे। 99% जो गेम्स वगैरह होती हैं, जो डंकियाँ लगती हैं, वो बंदे पकड़े जाते हैं। आप इमाम मूसा काज़म पहुँच गए, उसके आगे फिर आपने किधर जाना था, वहाँ से आगे फिर क्या हुआ? मेरा एक भांजा यहाँ पे है, काम करता है, तो मैंने वो होटल वाले से वाईफाई लेके उसको कनेक्ट किया, उससे फिर मैंने एड्रेस अपना मंगवाया, और एड्रेस मंगवा के फिर मैंने टैक्सी वाले को कहा कि मुझे वहाँ पे लेके जाए। तो तब तक वो होटल वाले ने हमें थोड़ा सा चेंज करवा के दे दिए थे पैसे, तो इस वजह से वो मुझे फिर वहाँ पे छोड़ गया। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना काम। अच्छा, हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं इस वक्त हमारी वीडियो, जो शायकीन हैं आने के इराक के, और
कुछ को तो पता भी होता है कि डंकी लगा रहे हैं, कुछ को नहीं पता होता। आप उनको क्या मशवरा देंगे, डंकी लगा के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, डंकी लगा के तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपको। अगर आपको लीगल वे कोई भी है तो आप उस तरीके से आए। डंकी बहुत ख़तरनाक है। ये तो मैं तो ये बताने वाला नहीं था इरफान भाई की रिक्वेस्ट पे। हाँ, मैंने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा यार दोस्तों की बहुत ज़्यादा फरमाइशी होती है कि यार हमें बताएं कि डंकी क्या मुश्किलात है। कभी भी आप मेरी तमाम यूट्यूब के ऊपर जो भी जितनी भी वीडियोज़ है आप देखेंगे, मैं कभी भी डंकी को प्रमोट नहीं करता। और दूसरे नंबर पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ इरफान भाई आपके नाजरीन से, कि आप जब भी कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख के आएँ, कुछ ना कुछ समझ के आएँ। अगर आपको कुछ ना कुछ आता होगा तो आप यहाँ पे आके कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप यकीन करें यहाँ पे आपको कामयाबी मिलनी बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। क्योंकि यार वजह पता क्या है, वजह ये है कि हमें ज़बान इधर की नहीं आती। ठीक है, कम से कम 1 से 2 साल तो कहीं गया ही नहीं कि आप सरसरी सी ज़बान सीखें प्रॉपरली। मैं नहीं कह रहा, थोड़ी सी बोल रहा हूँ, कॉमनली कह रहा हूँ। आपको ज़बान थोड़ी बहुत आएगी 2 से 2.5 साल में। ठीक है, प्रॉपरली आपको सीखने के लिए तो लंबा टाइम चाहिए। तो आपको ज़बान नहीं आती, आपके पास कोई हुनर नहीं है, मुश्किलात है आपके साथ, आपके पास आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई मुस्तफा जो पाकिस्तान में काम करते थे वहाँ भी शेफ थे। ठीक है, इधर आ गए। स्टार्टिंग में मैं एक और बात भाई मुस्तफा से पूछूंगा कि स्टार्टिंग पे आपने इधर आके कौन सा काम किया, क्या काम किया, सैलरी कितनी थी? मैंने एक बेकरी में स्टार्ट किया था इरफान भाई। बेकरी में एज ए हेल्पर लगा था, उसमें मुझे सारे काम करने पड़े। और मेरी ड्यूटी टाइमिंग कितनी थी? सबसे बड़ी ड्यूटी टाइमिंग तकरीबन मेरी 12 से 13 घंटे बनती थी ड्यूटी टाइमिंग वहाँ पे। और छुट्टी कोई नहीं थी क्योंकि स्टार्टिंग था तो इस वजह से। और स्टार्टिंग मेरी सैलरी वहाँ पे $400 लगी थी।